जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल का पद भारत में कंपनी के सर्वोच्च पदाधिकारी को प्रदान किया जाता था। किसे यह पद प्रदान किया जाता था? तो सर्वोच्च पदाधिकारी को प्रदान किया जाता था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च होता था। यह पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। यह पद जो था वह किसके लिए आरक्षित था? तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए आरक्षित किया गया था। 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और अब उसकी नियुक्ति में ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटिश सरकार और भारत के राज्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत के गवर्नर कितने साल तक रहते? तो 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर के पद पर नियुक्त थे। इन्हें बंगाल में द्वैध शासन इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। इसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा दी तथा सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किससे गवर्नर ने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसे भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स से गवर्नर बनते हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन गवर्नर बनता है? तो वारेन हेस्टिंग्स। और इनका कार्यकाल यानी कि गवर्नर के पद पर 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक नियुक्त रहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत में वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में वारेन हेस्टिंग्स को किसका जनक कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। इसके शासनकाल में ही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश यानी कि ये जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसके संरक्षण में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद तथा सर विलियम्स जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी ने क्लाइव के द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 85 ईस्वी तक लड़ा गया था एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक लड़ा गया था, हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही लड़ा गया था। यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया किंतु पारित नहीं हो पाए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लाया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर थे, उन्हीं पे महाभियोग लाया गया था। अब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका शासनकाल 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा था। इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की भी स्थापना की। किस अदालत की स्थापना की? तो चल अदालत की स्थापना की। इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की।
इसका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो उत्तरपुर के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को। इसके तहत सर्वप्रथम हैदराबाद को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को। इसने सिविल सेवकों के परीक्षण हेतु बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल 1818 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक रहा था। इसके समय नेपाल युद्ध, इसके समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में संगोली की संधि के द्वारा नेपाल को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसी के समय 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया। किसने पिंडारियों का अंत कर दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। उसके बाद है लॉर्ड एम्सहर्ड। उसके बाद कौन है? लॉर्ड एम्सहर्ट है और इनका शासनकाल 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, इसके समय में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और यह कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1824 से लेकर 1826 से तक यह युद्ध चला हुआ जिसमें बर्मा पराजित हुआ, जिसमें इस युद्ध में बर्मा पराजित हो गया। और 1826 ईस्वी के मध्य दोनों के बीच यानडूब की संधि हुई, यानदबू की संधि हुई और उसी के तहत बर्मा को ब्रिटिश के अंतर्गत मिलाया गया। इसने 1824 ईस्वी में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद आते हैं हमारे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा था। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। जिसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। कर्नल सिलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। शिशु एवं बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नरबली प्रथा को भी बंद करा दिया। इसी ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। बेंटिंग का सबसे उल्लेखनीय सुधार नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान प्रदान करना था। 1832 ईस्वी में बेंटिंग ने दास प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा का अंत कब कर दिया? तो 1832 ईस्वी में। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836 ईस्वी तक रहता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड है। इनका शासनकाल 1836 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा था। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड कर दिया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में, यानी कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जीटी रोड का नाम बदला गया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। इसने ब्लैक एक्ट को पारित करवाया गया, जिसके द्वारा काले एवं गोरे का विभेद खत्म कर दिया गया। तीर्थयात्रा कर बंद कर दिया गया। दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिए गए। इसके समय सिंचाई के लिए अनेक नहरों का भी निर्माण किया गया। लॉर्ड एलनबरो, इनका शासनकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1842 से 1844 तक। 1843 के एक्ट
एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया गया। इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया। इसने किस नीति का पालन किया था? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया, इसलिए इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल 1844 से 1848 ईस्वी तक रहा था। इसी के शासनकाल में 1844 ईस्वी में नरबली प्रथा का निषेध किया गया। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के काल में ही हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किससे के काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ये भारत में बहुत सारे काम किया है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति यानी कि व्यापकत्व सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को यानी कि 1848 में सतारा को हड़पा गया इस नीति के तहत। उसके बाद जैतपुर को व संभलपुर 1849 में व बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में एवं झांसी को 1853 में तथा नागपुर को 1854 में हड़प लिया गया। सबसे अंत में 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल इसी के शासनकाल में चलाई गई। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत इसी के शासनकाल में ही हुई थी। 1854 में इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कई पुलों का भी निर्माण किया गया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच नीति को लाया गया था। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहता है। कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। यह क्या था? तो प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तथा 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। महालेखा परीक्षक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में हुआ था। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक रहा था। इसके समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा था। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेयो को माना जाता है। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अंडमान यात्रा के दौरान इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उसके बाद कौन है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका शासनकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक रहा था। इसके समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। पंजाब में कूका विद्रोह यानी कि कूका विद्रोह कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में इसी के काल में हुआ था। पंजाब में कूका विद्रोह किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड लीटन। इसका शासनकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा था।
लॉर्ड लीटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। साहित्यकारों में इसे ओवन मेरिथिड के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड लीटन को साहित्यकारों में किस नाम से जाना जाता है, तो ओवन मेरिथिड के नाम से जाना जाता है। इसी के शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा का आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उसकी अखबार के साथ संपत्ति भी जब्त कर लेते थे। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले सोम प्रकाश समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस वर्नाकुलर एक्ट के अधिनियम के तहत सबसे पहले किससे समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो सोम प्रकाश समाचार पत्र पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लीटन ने अलीगढ़ में की थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। इनका शासनकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहता है। इसने लीटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण जनगणना किसके काल में हुई थी और कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 1818 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वहाँ पे शिक्षा रहेगा, व्यापार रहेगा, तो हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। इसने आर्म्स एक्ट तथा 1882 में वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 ईस्वी में हुई थी। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ। इसके समय कौन सा बिल पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने विरोध कर विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो श्वेत विद्रोह कहा जाता है। बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया। खुद अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु की उपमा प्रदान की। खुद अंग्रेजों ने रिपन को क्या कहा था? तो भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु की उपमा दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। नोट में देखते हैं लोग, नोट क्या है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगल इटली की नर्स थी। यह कहाँ की नर्स थी? तो इटली की नर्स थी। इन्हें लेडी विथ लैंप कहा जाता है। इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। इसका शासनकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहता है। इसके कार्यकाल में ही 1885 में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। इसने कांग्रेस को क्या कहा था? तो मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन। उसके बाद कौन आता है? तो लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा जो लगता है, मध्य सीमा रेखा, उसका नाम क्या है? तो डूरंड रेखा उसका नाम है। इसने 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष कर दिया गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था इसी के समय में की गई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। उसके बाद कौन आता है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसका शासनकाल 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसके शासनकाल में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मध्य प्रांत में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके लिए लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया।
उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहता है। इसके समय अत्यधिक आयोग का गठन किया गया, जैसे 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में एंड्रयूज फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस सुधार आयोग तथा 1902 ईस्वी में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिस कारण इन्हें आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। जिस कारण लॉर्ड कर्जन को क्या कहा जाता है, तो आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, यानी कि यह जितना दिन तक इसका कार्यकाल था उसमें सिर्फ आयोगों का ही गठन किया गया था। कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की। इसके समय में ही 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि 1095 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शायद 1905 होना चाहिए। 1905 ईस्वी में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। इसके समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लोकसभाओं में उत्कृष्टता के लिए लॉर्ड कर्जन के समय में मुस्लिम सदस्यों का खान बहादुर जबकि हिंदू सदस्यों को राय बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहता है। 1906 ईस्वी के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के काल में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। 1909 ईस्वी में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 में भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसी मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को किसका जन्मदाता माना है, तो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका शासनकाल 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक रहता है। इसके समय 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद की नैनी से 1911 में शुरू किया गया था। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसके समय 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी के समय मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू सभा तथा 1916 ईस्वी में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में बनाया गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका शासनकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहता है। 1916 ईस्वी में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी के शासनकाल में इन्हीं के कार्यकाल में अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। चेम्सफोर्ड के समय 1919 से लेकर 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और 1920 और 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद किसकी नियुक्ति की जाती है, तो लॉर्ड रीडिंग, और इसका शासनकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तथा इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इसने 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग ने 1922 ईस्वी में ICS परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया। इनके समय चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर कांड हुई, जिस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में पहली बार ICS यानी कि यूपीएससी की परीक्षा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी।
उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। इसका शासनकाल 1926 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। इसके समय में ही 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई, जो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और इसका काफ़ी विरोध किया गया। अक्टूबर 1929 ईस्वी की दीपावली घोषणा में इरविन ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। 23 मार्च 1929 ईस्वी को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। किसके शासनकाल में? तो यह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लागू हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष, और लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसी के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930। सविनय अयोध्या आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 एवं 1931, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इसी के समय में हुआ था। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक रहता है। वेलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उस समय वह गवर्नर था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके शासनकाल में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड लिनिथगो। इसका शासनकाल 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में ही पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके समय में यानी कि लॉर्ड लिनिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी तक चला था, की शुरुआत इसी के काल में हुई थी, लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में। इसने भारतीयों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। किस युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद आता है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल 1943 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहता है। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा आहूत किया गया, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। इसी के शासनकाल में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को, और किसके नेतृत्व में? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसका अध्यक्ष वेवेल था। इसका अध्यक्ष कौन था अंतरिम सरकार का? तो वेवेल था। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में उद्घोषणा की गई कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में भारत की प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी कि भारत को आज़ादी कब दे दी जाएगी? तो जून 1948 में दे दी जाएगी। उसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका शासनकाल 1947 से लेकर 1948 तक रहता है। यह ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा इसी के शासनकाल में हुई थी।
रिमार्क देखते हैं लोग, रिमार्क में क्या है। इसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। अगले हैं सी राजगोपालाचारी। अगले कौन है? अगले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी। इनका यानी कि ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और इनका शासनकाल 1948 से लेकर 1950 तक रहा था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद स्वतः समाप्त हो गया और राष्ट्रपति को पद सर्वोच्च हो गया। और राष्ट्रपति का पद कैसा हो गया? सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। उसके बाद देखते हैं लोग के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंठस्थ याद होना चाहिए बाय हार्ट। जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये भी वारेन हेस्टिंग्स है, यानी कि इसी के काल में बंगाल का अंतिम यानी कि गवर्नर का पद समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। उसके बाद है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ही है। इन्हीं के काल में गवर्नर जनरल पद को समाप्त किया गया था, इसीलिए ये अंतिम गवर्नर जनरल है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल इन्हीं के काल में आया था, इसलिए यह विलियम बेंटिंक हो जाएगा इसका आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल ये भी माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना एक सुरक्षा वाल के रूप में किया। कांग्रेस का अधिवेशन, ये हम लोग का अगला टॉपिक है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ था और इस अधिवेशन में क्या हुआ था। तो इसमें हम लोग देखते हैं लोग प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? तो WC यानी कि बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस का शुरुआती नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी की सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। नोट में देखते हैं लोग, दादा भाई नौरोजी 3 बार, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्षता की है। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। उसके बाद है तीसरा अधिवेशन, यह 1987 ईस्वी में होता है। यह अधिवेशन 1987 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चौथा अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में। चौथा अधिवेशन कब होता है? तो 1888 ईस्वी में होता है। यह अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में होता है। पांचवा अधिवेशन कांग्रेस का कब होता है? तो 1889 ईस्वी में होता है। यह अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा की गई थी। यह 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहला अंग्रेज था। यह कितनी बार अध्यक्ष बनने वाला अंग्रेज था? तो
2 बार अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज था। छठा अधिवेशन, कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में होता है। यह अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 ईस्वी में होता है। यह अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में जोड़ा गया? तो कांग्रेस का सातवां अधिवेशन में। उसके बाद है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में वंदे मातरम गीत गाया गया था। और यह वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आनंद मठ से यह गीत को लिया गया है। इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था। अगला अधिवेशन है 1905 का बनारस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। अगला है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादाभाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्वराज को किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसी अधिवेशन में। अब है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। पहला वर्ग था गरम दल। पहला वर्ग क्या था? गरम दल। दूसरा वर्ग नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसे? लाला लाजपत राय को। जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस ने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 ईस्वी के विभाजन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना। उसके बाद है 1908 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित वीसन नारायण धर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित वीसन नारायण धर के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगणमन गाया गया, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और यह इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन में। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर मालक के द्वारा बांकीपुर पटना में किया गया। अगला है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के मुख्य शिल्पीकार बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। इस अधिवेशन में तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। उसके बाद है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद क्या है? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। अगला है 1918 का
दिल्ली अधिवेशन, 1918 का दिल्ली अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगला है 1918 का बम्बई विशेष अधिवेशन है ये। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का कौन सा विभाजन हुआ, तो द्वितीय विभाजन हो गया। इस अधिवेशन को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संदर्भ में बुलाया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कौन था, तो 1918 का बम्बई विशेष अधिवेशन। अगला है 1920 का नागपुर अधिवेशन। अगला कौन सा टॉपिक है, अगला कौन सा अधिवेशन है, तो 1920 का नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया तथा पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की गई। पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई। 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन, ये भी विशेष अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, यानी कि 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला है 1922 का गया अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की बात हुई। अगला है 1923 का काकीनाड़ा अधिवेशन। अगला कौन सा अधिवेशन है, तो काकीनाड़ा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। अगला अधिवेशन है 1923 का दिल्ली विशेष अधिवेशन, ये भी विशेष अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए बुलाया गया था। अगला है 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने ही भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी कांग्रेस के इसी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन। अगला अधिवेशन है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। इस अधिवेशन में ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन भी किया गया। रिमार्क, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, यानी कि उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू जो थी वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और वह कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला अधिवेशन है 1926 ईस्वी का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के तहत सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अगला अधिवेशन है 1927 का मद्रास अधिवेशन। अगला अधिवेशन का नाम क्या है, 1927 का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, लेकिन गांधी जी के विरोध पर वापस ले लिया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। अगला अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया, जबकि मूल अधिकार की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावित किया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। इसी अधिवेशन के विरुद्ध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं।
ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो गांधी जी का कथन है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, यह गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? तो कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, उसी में यह वक्तव्य दिया था। उसके बाद है 1933 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा किया गया। यह आज़ादी से पहले अध्यक्ष बनने वाली कांग्रेस की तीसरी महिला तथा भारतीय महिला के संदर्भ में यह दूसरी महिला थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी से पहले अध्यक्ष बनने वाली कांग्रेस की तीसरी महिला तथा भारतीय महिला के संदर्भ में यह दूसरी महिला थी। तो पहली कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू और तीसरी नलिनी, ऐसे कुछ था ऊपर अभी हम लोग पढ़े लोग। 1934 ईस्वी का बम्बई अधिवेशन अगला है हम लोग का अधिवेशन, 1934 का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भंग कर दिया गया तथा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के विचार को प्रश्रय दिया गया, अर्थात कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह अधिवेशन किसी गांव यानी कि फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसी में ग्राम सभा का गठन किया गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अधिवेशन किसी गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन। 1938 ईस्वी का हरिपुरा यानी कि हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिए। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अगला अधिवेशन है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय यानी कि 1940 से 1945 ईस्वी तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। बिहार में यह तीसरा सम्मेलन जबकि वर्तमान झारखंड का पहला सम्मेलन था। 1942 का बम्बई विशेष अधिवेशन। 1942 का बम्बई विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 1946 ईस्वी का मेरठ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया। इनके काल में ही अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरित किया गया। अब अधिवेशन समाप्त हो गया और यहाँ पे कुछ फैक्चुअल जानकारी है। तो आज़ादी के समय नोट देखते हैं, नोट में क्या लिखा है। तो आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के बाद 1969 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कामराज के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस O यानी कि ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस R यानी कि रिक्वायरमेंट भागों में विभक्त हो गया। चुनाव में कांग्रेस R की जीत हो गई तथा कांग्रेस O अस्तित्व विहीन हो गया। कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ। कांग्रेस पर कौन कौन सी टिप्पणी की गई थी उसको देखते हैं लोग। तो कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, यह टिप्पणी किसका है? यानी कि यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरी ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मैं मदद करूं, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बरसाती मेढक की तरह टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एकमात्र मेला है, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, यह अश्विनी ने कहा था। कांग्रेस में लोग केवल याचना यानी कि विनती करते हैं, बिपिन चंद्र पाल का यह कथन है। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता का यह कथन है। मैं एक बूझे बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ,
यहाँ पे बूझे नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, यानी कि यहाँ पे एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। ये कथन महात्मा गांधी का है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियाँ गिन रही है, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये भी कथन लॉर्ड कर्जन का है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह कथन महात्मा गांधी का है। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले लाला लाजपत राय। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, बिपिन चंद्रपाल। कांग्रेस बुलबुले के साथ क्या खेल रहा है? तो बिपिन चंद्रपाल का यह कथन है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक के समाप्त करते हैं लोग, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 2 ही टॉपिक कवर किया गया है। पहला टॉपिक हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।